सो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम कवर करेंगे ध्येय आईएएस के टेस्ट नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 100 से 125 तक, यानी कि हम इस क्लास में 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर 100 तक अपनी पिछली क्लासेस में कर चुके हैं टेस्ट नंबर 2 के। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में, हमारे वीडियोस में जाके उससे देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, जो कि है सुभाष चंद्र बोस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, वो कह रहा है उन्होंने 1927 ईस्वी में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। ठीक है। ऑप्शन बी है उन्होंने 12 बार कारावास का दंड मिला था। ठीक है, और उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। ठीक है, और अगला क्या है, 1923 ईस्वी में वे कोलकाता के मेयर चुने गए थे। क्या है, 1923 ईस्वी में वो क्या है, कलकत्ता के मेयर चुने गए थे। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो जो उनको कारावास था वो कब मिला था, वो मिला था आपका 11 वर्ष का। ठीक है, 12 वर्ष का कारावास में नहीं मिला था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, जो कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला है सूची 1 में महाजनपद है और सूची 2 में राजधानी है। तो हमें ये बताना है कौशल की जो राजधानी है वो कौन सी है, ये आपकी श्रावस्ती है। ठीक है, और चेदी की कौन सी है, ये है सुक्तिमती है। ठीक है, और एक ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, ये देखिए ऑप्शन। ठीक है, हमने जैसा कि आपको बताया कि कौशल के क्या है, श्रावस्ती, यानी कि ऑप्शन ए का जा रहा है 2 की तरफ। 2 में तो सभी है। फिर जो ऑप्शन बी है वो है चेदी का सुक्तिमती। ठीक है, बी का 1। ठीक है, इसमें भी 2 ऑप्शन है, ये तो हमारा नहीं कट रहा। ठीक है, अगला ऑप्शन आपका है कुरु का। ठीक है, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है ये कहाँ जाएगा, सी है वो है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु का कौन सा है, इंद्रप्रस्थ है, और पांचाल का है काम्पिल्य है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो 16 महाजनपद हैं टोटल। ठीक है, और इन 16 महाजनपद के राजधानी याद कर लेना, इनकी कैपिटल। ठीक है, और ये याद कर लेना वो तो आपका ओल्डेस्ट नेम था इनका, ये प्रेजेंट में कहाँ पे है, कौशल, कहाँ पे है चेदी, कहाँ पे है कुरु, कहाँ पे है पंचाल, ये सारी चीजें देख लेना। ठीक है, चलते हैं। ये 16 है ना, 16 में से जो 6 हैं ये अपने यूपी में है। ठीक है, ये भी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है किस तमिल संगमकालीन ग्रंथ में चेर शासक कट्टुअम की हिमालय तक की विजय यात्रा का वर्णन मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है कुरल, ऑप्शन नंबर बी है पदिनेक्की कल कड़क्कू। क्या है, पदिनेक्की कल कड़क्कू, बहुत हार्ड नाम है भाई। अगला है मणि मैखले, और डी है जो है वो बुद्ध चरित। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है, पदनी ने किलिक कड़क्कू। पढ़ लेना भाई, बहुत कठिन है ये। ठीक है, तो ये चोर शासक थे। इसमें क्या है, कटवन की ये जो है, यहाँ पे कटवन जो लिखे हुए हैं इनके उत्तर भारत की विजय के बारे में ये इसमें बताया गया है। ठीक है, विजय का वर्णन है। अगला है भारत को इंतु यानी कि चंद्रमा नाम से किसने संबोधित किया था। ठीक है, ऑप्शन 1 है वो है फाहियान, ऑप्शन नंबर बी है ह्वेनसांग, ऑप्शन नंबर सी है इत्सिंग, और ऑप्शन नंबर डी है चांगक्यांग। ठीक है, तो सारे यहाँ पे चाइनीज नाम है और इससे रिलेटेड है। भारत को किसने क्या था, ये तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ह्वेनसांग ने इसको भारत को यिंतु कहा था, यानी कि चंद्रमा के नाम से संबोधित किया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और महाभारत में राम कथा को रामोपाख्यान के नाम से जाना जाता है। अगला है गीता महाभारत के अनुशासन पर्व में सम्मिलित है। भारत में वर्णित यवन, शक, हूण, किरात आदि विदेशी जातियां थी। क्या है, महाभारत में वर्णित यवन, शक, हूण, किरात आदि विदेशी जातियां थी। तो यहाँ पे हमें बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है अनुशासन पर्व, ठीक है, तो ये गीता महाभारत के अनुशासन पर्व का हिस्सा नहीं थी, ये भीष्म पर्व का हिस्सा था। किसका, भीष्म पर्व। ठीक है, भीष्म पर्व, तो याद रखना। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पिता की संपत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है दया भाग के अनुसार पुत्र को पिता की संपत्ति में पिता की मृत्यु के पश्चात अधिकार मिलता है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कौन सा सही है, आपको दया भाग और मिताक्षरा दोनों के बारे में बताना है।
तो इस हिसाब से जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि दोनों के दोनों सही है। मिताक्षरा के अनुसार पिता को पुत्र की संपत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त होता है, और दया भाग में दया भाग के अनुसार पुत्र को पिता की संपत्ति में पिता की मृत्यु के पश्चात अधिकार मिलता है। यहाँ पे हो जाएगा मृत्यु के पश्चात, और जन्म से ही मिल जाता है यहाँ पे अधिकार, ठीक है। अगला है यहाँ पे 106 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजतरंगिणी संस्कृत में महाभारत शैली में लिखी गई है, ठीक है। और अगला क्या है, कल्हड़ ने इसे राजा जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि राजतरंगिणी जो है वो कल्हड़ ने ही लिखी है, याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो हमें बताना है 106 यानी कि 7, तो ये भी सही है हमारा, यानी कि दोनों सही है। राजतरंगिणी जो है संस्कृत में महाभारत शैली में लिखी गई है, और राजतरंगिणी को कल्हड़ ने लिखा है, इसे राजा जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 107, गौड़वहो नामक ग्रंथ किस शासक के बंगाल आक्रमण का उल्लेख करता है? कौन सा? गौड़वहो नामक ग्रंथ किस शासक के बंगाल आक्रमण का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है यशोवर्मन, ऑप्शन सी है विक्रमादित्य षष्ठ, और ऑप्शन डी है हरिसेन। क्या है? ऑप्शन डी है हरिसेन। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है इसका, वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 107 है यहाँ पे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि जो गढ़ौर नामक ग्रंथ किस शासक के बंगाल आक्रमण का उल्लेख करता है? यशोवर्मन के, ठीक है। ये कौन से कन्नौज नरेश थे, ठीक है, यशोवर्मन द्वारा गौड़ पर किए गए आक्रमण का उल्लेख करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 108, गार्गी संहिता में किसके आक्रमण का वर्णन है? तो यहाँ पे जो गार्गी संहिता है उसमें ऑप्शन में है आपका शक है, कुषाण है, यवन है, और हूण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यवन का। युग पुराण खंड में उल्लेख मिलता है, ठीक है, गार्गी संहिता का युग पुराण में भी उल्लेख मिलता है। यवनों के साकेत, पांचाल, मथुरा और कुसुमध्वज किसको कहते थे? पाटलिपुत्र को यहाँ पे आक्रमण किया था, ये भी जानकारी मिलती है, ठीक है। अगला है यहाँ पे 109, ह्वेनसांग के यात्रा मार्ग में सही कालानुक्रम आपको लगाना है कि पहले वो कहाँ कहाँ गया था, ठीक है। तो पहला यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है कश्मीर है, नालंदा है, कांची है, कपिशा है। तो पहला तो वो कपिशा से स्टार्ट किया था, ठीक है, कहाँ से? कपिशा से स्टार्ट किया था। फिर कहाँ गए? कपिशा के बाद कश्मीर गए, कश्मीर के बाद नालंदा, नालंदा के बाद कांची, ठीक है। तो 4123, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 110, किस शासक ने आदिबराह शीर्षक के साथ स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? ठीक है, आदिबराह। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हर्षवर्धन, सेकंड है मिहिर भोज, थर्ड है स्कंदगुप्त, फोर्थ है समुद्रगुप्त। 110 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्या आपका है राइट आंसर है 110 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिहिर भोज। कौन है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो मिहिर भोज के सिक्कों पर आदिबराह के शीर्षक का अंकन मिलता है। अगला है निम्नलिखित पुरास्थलों को उनके कालानुक्रम के अनुसार क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ये एक तरीके से पुरास्थल है, कौन सा पाषाण काल में बना, कौन सा मध्य पाषाण काल में बना, ये आपको यहाँ पे क्या बताना है, ठीक है। तो ये है आपका नीचे कोड दिया हुआ, इसे आपको चुनना है। तो जो पहला है आपका पट, ठीक है, यानी कि पटपरा जो है ये कहाँ का है? मध्य पाषाण। मध्य पाषाण का, ठीक है। पहला आपका जो पटपरा है ये है आपका मध्य पाषाण काल का, मध्य पाषाण का, ठीक है। अगला है आपका खतौनी, जो कि है आपका उत्तर मध्य का, कहाँ का? उत्तर मध्य पाषाण काल का, ठीक है। और जो बाघोर है ये आपका है उत्तर मध्य पाषाण, बाघोर सॉरी, ये जो आपका बाघौर है ये है आपका उत्तर मध्य पाषाण काल का, और ये जो खतौनी है ये है आपका उत्तर मध्य पाषाण काल का, ठीक है। ये क्या है? उत्तर मध्य पाषाण युग है, ठीक है। और ये आपका क्या बाघौर है? आपका नवपाषाण युग का, ठीक है, नवपाषाण का, ठीक है। और फिर जो आपका ये बचा सिंह हावल, ठीक है, ये है आपका कहाँ का? ये है आपका सिंह प्रारंभिक मध्य का, प्रारंभिक ऐसे पता नहीं क्यों इसे लिखते हुए नहीं बनता है, ठीक है। प्रारंभिक कुछ मध्य, प्रारंभिक मध्य पाषाण युग, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 4132, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थलों से मापने के पैमाने प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, फरमाना है, लोथल है। यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदड़ो और लोथल से जो हड़प्पाकालीन स्थल प्राप्त हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए नीचे दो कथन दिए हैं जिनमें से आपको एक कथन और दूसरे का कारण बताया गया है, वो आपको सही उत्तर चुनना है। देखिए, पहले यहाँ पे है कि वर्ष 1940 में 40 ईस्वी के मेरठ कांग्रेस सम्मेलन के दौरान क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना और समाजवाद स्थापित करना था। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। हमने इस तरीके के क्वेश्चन, अगर आपने हमारी पहले वीडियो देखी है तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी जिससे आप इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या करना है, आपको इन्फॉर्मेशन जो दी है उसको आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद में आपको अगर आप अभिकथन पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्योंकि ऐड कर लेना है लास्ट में। क्योंकि के बाद में आपको ये वाला पढ़ने स्टार्ट करना है। अगर आप कारण से स्टार्ट करें तो आपको यहाँ पे इसलिए लिख लेना है। ठीक है, इसलिए, अरे भाई लिख जाओ, इसलिए। ठीक है, इसलिए लिख लेना है। कैसे? जैसे हम यहाँ अभिकथन से स्टार्ट करेंगे तो पहले तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपने कर ही लिया होगा, आपको क्या गलत लग रहा है इसमें। वर्ष 1940 ईस्वी में मेरठ कांग्रेस सम्मेलन के दौरान क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी क्योंकि इसका उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना और भारत में साम्राज्यवाद स्थापित करना था। ठीक है, क्या एकदम सेट बैठ रहा है ना? सेट है। ठीक है, और अगला क्या है, इसका उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना और भारत में समाजवाद स्थापित करना था। इसीलिए वर्ष 1940 ईस्वी में मेरठ कांग्रेस के दौरान क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। यानी कि दोनों चीजें एकदम सेट बैठ रही हैं। उसको पढ़ रहे हैं तो वो एकदम कंटिन्यूअसली स्टार्ट हो जा रहा है, तो अच्छा लग रहा है कि हाँ इससे ऐड होके बोल रहा है। बट ये जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई है, ये जो 1940 में आपका ये जो सेशन हुआ था वो मेरठ में नहीं हुआ था। ठीक है, 1940 का सेशन कहाँ पे हुआ था? 1940 का जो कांग्रेस का सेशन था वो मेरठ में ना होके कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, रामगढ़ में हुआ था। बाकी सारी चीजें सही है, एक दूसरे का, बाकी सारी चीजें एक दूसरे से संबंधित हैं, बट ये जो है वो सेशन रामगढ़ में हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए गलत है परंतु आर सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। पहला यहाँ पे है, उन्होंने दक्षिण भारत में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। सही है। अगला है, उन्होंने भारत में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार की स्थापना की थी। तो भाई ये इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने भारत में नहीं स्टार्ट किया था, 1904 में स्टार्ट किया था। कहाँ पे किया था? फिनिक्स आश्रम में किया था। फिनिक्स आश्रम कहाँ पे है? फिनिक्स आश्रम जो है वो तो अफ्रीका में है ना, तो अफ्रीका में है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बी, यानी केवल एक। ठीक है, अगला देखते हैं 15 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। नीचे दिए गए कूट का की सहायता से सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, तो इसका जो आपको चुन के राइट आंसर बताना है। यहाँ से कोड भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, 15 नंबर आपका क्वेश्चन है। इसका जो द ट्रिब्यून है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सरदार दयाल सिंह से रिलेटेड है। द ट्रिब्यून किससे रिलेटेड है? सरदार दयाल सिंह से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर ए का 2 गया तो कौन कौन से ऑप्शन बचे? ये बचा। ठीक है, फिर आपका है बी वाला जो है समाचार दर्पण, ये है जेसी मार्शमैन, समाचार दर्पण जेसी मार्शमैन। जैसे हमने इसको किया तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो सी है वो नवजीवन महात्मा गांधी का है और ज्ञान प्रदायनी जो है वो नवीन चंद्र राय जी का है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार, है ना, क्योंकि समाचार और प्रकाशक पूछे जाते हैं तो हो सकता है आपको इसमें से कोई ऑप्शन मिल जाए। अगला है, नीचे 2 कथन दिए हैं जिनमें से एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है और कारण है। अभिकथन क्या है? ब्रह्म समाज की अवधारणा एकेश्वरवाद और आस्तिकता पर प्रधान थी। ठीक है, क्या था? ब्रह्म समाज की अवधारणा एकेश्वरवाद और आस्तिकता पर प्रधान थी। सही बात है। वर्ष 1930 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। ठीक है, तो भाई ये ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1830 में हुई थी क्या? नहीं, 1828 में हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कारण इसका गलत है परंतु अभिकथन क्या है? सही है। तो इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था, सही है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना संस्कृत में की थी, किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन में केवल दो, केवल एक, ना तो एक ना तो दो, एक और दो तो दो। तो यहाँ पे जो ये सत्यार्थ प्रकाश है, ये बात सही है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है, बट ये हिंदी में है, हिंदी में है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है 11 और मोहम्मद गौस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये मुगल शासक अकबर के समकालीन सत्तारी शाखा के प्रमुख संत थे। इसके अकबर काल के सत्तारी शाखा के प्रमुख संत थे। अगला है प्रमुख संगीतज्ञ तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। क्या है? प्रमुख जो संगीतज्ञ तानसेन थे वो क्या है? इन्हीं के शिष्य थे, ये इन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये बात सही है कि तानसेन शिष्य थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो मोहम्मद गौस है ये अकबर के समकालीन नहीं थे, ये हुमायूं के समकालीन थे। ठीक है, ये हुमायूं के समकालीन थे, ये अकबर के समकालीन नहीं थे। तो प्रमुख संगीतज्ञ तानसेन इनके जो मोहम्मद गौस के ही शिष्य थे। ठीक है, अगला यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हमने बता दिया होगा, नहीं बताया क्या? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 18 को, यानी कि बी। ठीक है, अगला यहाँ पे है 90 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्रमुख व्यक्तित्व है, उनके जन्म स्थान है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो 90 नंबर का क्वेश्चन है इसको आपको मैचिंग कराना है। ठीक है, यहाँ पे जो तुलसीदास जी हैं, ये किसी का पता हो या ना पता हो, ये इनका तो जरूर पता है कि ये हमारे यूपी से हैं हमारे। ठीक है, तो जैसे हमने इसको मैच किया तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो गया। कई बार ऐसे क्वेश्चन काफी आसान हो जाते हैं और कई बार बहुत ही टफ हो जाते हैं कि हमें चारों में से चारों ऑप्शंस ही नहीं पता होते, या पता भी होते हैं तो वो सब सारे के सारे सेम होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, ये बी जो है वीरभान, ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 से पंजाब से, और जो दादू दयाल है वो हो जाएंगे गुजरात से, और सुंदरदास आपका राजस्थान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सी विशेषता भू राजस्व की रैयतवाड़ी की नहीं है? ठीक है, कौन सी रैयतवाड़ी की नहीं है? बाकी सारी रैयतवाड़ी की है। इसमें क्या होता है? भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया है। अगला है किसान भूमि का विक्रय तो कर सकते हैं थे परंतु गिरवी नहीं रख सकते थे। ठीक है, अगला है लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनः समीक्षा की जाएगी, और इस व्यवस्था में किसान को उपज का 1/2 जो है भाग राजस्व के रूप में देना होता था। ठीक है, रैयतवाड़ी का मतलब होता था क्या? किसान, किसान। ठीक है, ये कहाँ पे थी? बॉम्बे मद्रास वाले रीजन में थी। ठीक है, और इसको लागू करने वाला कौन था? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। क्या था? टॉमस मुनरो याद रखना और कैप्टन रीड नाम याद रखना, इन दोनों को लागू किया था। और ये लागू कहाँ थी? तो लागू आपका मद्रास के रीजन में लागू थी। ठीक है, बॉम्बे मद्रास में। तो इसमें जो ये था ऑप्शन नंबर बी, जो यहाँ पे कह रहा है कि इनका ये कि किसान का विक्रय तो कर सकते थे किसान इसका, परंतु गिरवी नहीं रख सकते थे। लेकिन गिरवी भी रख सकते थे भाई, नहीं है, वो गिरवी रख सकते थे इस चीज को। ठीक है, तो याद रखना ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका। अगला क्वेश्चन हमारा है सतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित 12 रत्नी के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसमें यह है कि अच्छवाप क्या होता था, पालागल क्या होता था, सूत क्या होता था, और अच्छता क्या होता था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो अच्छवाप होता था इसका 121 का क्या था? ये आय व्यय का गणनाध्यक्ष होता था। अच्छवाप क्या करता था? गणनाध्यक्ष, मतलब काउंटिंग करता था आय व्यय का, खर्च कितना हुआ, कितना आया, कितना गया, इस चीज का। पालागल क्या होता था? विदूषक होता था। सूत क्या होता था? रथ में सेना का नायक होता था। ठीक है, रथ क्या होता है? सेना का नायक होता है। छता क्या होता था? ये होता था द्वारिक या द्वारपाल, जिस तरीके से होता था उससे छता बोलते। तो इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि सभी के सभी ऑलरेडी मैच है। अगला क्वेश्चन हमारा है औरंगजेब से संबंधित घटनाओं का सही कालानुक्रम में आपको लगाना है। तो इसका हमको ईयर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको पता करते हैं भाई। अगला जो आपका यहाँ पे है तुलादान, ये है 1669 की। जजिया जो है ये है आपका 1679 की जजिया का लगाया गया। ठीक है, औरंगजेब की तरह। फिर ये आपका है दरबारी प्रणाम। क्या है यहाँ पे आपका? दरबारी प्रणाम जो सलाम अलैकुम बोलते हैं ना मुस्लिम रिलीजन में, वो कब लिया गया था? 1670 में। और जो दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगाया गया था वो लगाया इसने था 1608 में। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें राइट आंसर बताना है। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है? 8 वाला आना है, 4 ये आ जाएगा, उसके बाद में ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 के बाद में 1, 4 1 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट।
23 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। गवर्नर जनरल है, उनके प्रमुख कार्य दिए हुए हैं, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन जो था, उसके आगे सिंध का विलय हुआ है। लॉर्ड एलनबरो जो है दीपावली घोषणा है। लॉर्ड इरविन है बर्मा का विलय। लॉर्ड रीडिंग जो है एकमात्र यहूदी वायसराय है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो लॉर्ड डफरिन है, इसका क्या था, इसने बर्मा का विलय किया था, ठीक है। डफर था, बर्मा का विलय कर दिया इसने। और अगला जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अगला जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी का 1, यानी कि लॉर्ड एलनबरो जो था उसने सिंध का विलय किया था, है ना। और फिर जो इरविन था, इसी ने सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है, ये याद रखना। लॉर्ड इरविन जो था एकमात्र यहूदी वायसराय था, ठीक है। क्या था ये जो सॉरी ये लॉर्ड इरविन जो था, इसने क्या किया था, दीपावली घोषणा की थी, ठीक है। और ये जो लॉर्ड रीडिंग था, इसने एकमात्र यहूदी, लॉर्ड रीडिंग जो था ये यहूदी वायसराय था, और इरविन ने दीपावली घोषणा की थी। लॉर्ड एलनबरो ने सिंध का विलय किया था, ठीक है। डफरिन क्या था, बर्मा का विलय किया था। इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। शिवाजी के निम्न विजयों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको ईयर पता होना चाहिए। तो जो जिंजी का किला है, ये कब हुआ था, ये जिंजी का जो किला है वो हुआ था 1876, ठीक है। कब, 1876। अगला है आपका यहाँ पे ये जो है पन्हाला किला, ठीक है। इसका विजय किया था इन्होंने 1673। सूरत की लूट जो थी वो की थी इन्होंने 1670। सालहेर के दुर्ग का विजय जो था उन्होंने किया था 1671 में, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अंग्रेजों के समय भारतीय ग्रामीण शिल्प उद्योगों के हास के परिणाम के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सा सही है ये बताना है। पहला है इसके कारण गांव का औद्योगिक सामग्री के लिए शहरों पर आश्रित होना पड़ा, ठीक है। क्या था, इसके कारण गांव के औद्योगिक सामग्री जो थे उन्हें क्या हुआ, शहरों पर आश्रित करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप कृषि पर आश्रित लोगों की जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है। तो फिर ऐसे कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो सही है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों के दोनों यहाँ पे सही हैं, ठीक है। तो उद्घाटन किया गया था। इसमें से हमें सत्य कथन चुनना है। ऑप्शन है ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट जो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, इसका जो संबंध अग्रणी एआई प्रौद्योगिकी निर्माण प्रदर्शनी से है, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये रक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम एवं प्रदर्शनी मेला से रिलेटेड है, ठीक है। ये वाला जो है आपका ये क्या है, रक्षा से है, ठीक है, रक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, ठीक है। तो रक्षा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम एवं प्रदर्शनी मेला, ये याद रखिएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है वो राइट आंसर केवल 2 है, ठीक है। नीचे दिया गया स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऊपर वाला गलत था जो कि हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन है 127। हाल ही में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन किया है। इन दरों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है आयु एवं अनुभव, दूसरा है कार्य की अवधि, तीसरा है शैक्षिक योग्यता, और चौथा है कौशल स्तर एवं भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन किया है वो कौशल स्तर एवं भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, उनको हमें मिलान करना है। तो यहाँ पे जो विश्व कपास दिवस है वो किस डेट को होता है हमें बताना है। शिक्षक दिवस किस डेट को है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस और विश्व खाद्य दिवस, ठीक है। तो पहला जो हमारा विश्व कपास दिवस है वो 7 अक्टूबर को है, ठीक है। उसके बाद में हमारा शिक्षक दिवस है जो कि 5 अक्टूबर को है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 11 अक्टूबर को है, और विश्व खाद्य दिवस जो कि आपका 16 अक्टूबर को है। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। यहाँ पे सम्मेलन है और उनके स्थल है। CHOGM 2024 ये हुआ था ओपिया समोआ में। अगला है 16 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि कजान रूस में हुआ। फिर थर्ड है 45 आसियान शिखर सम्मेलन जो कि वियंतियाने लाओस में हुआ। और 19वां जो
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है ये हनोई वियतनाम में हुआ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर इसका डी है ये क्या है, हनोई में ना होकर कहाँ पे हुआ है, लाओस में हुआ है, लाओस वियतनाम, ठीक है, लाओस और वियतनाम में हुआ है। तो ये वाला हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला देखते हैं 130 नंबर का क्वेश्चन। अक्टूबर 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में मिडिल इनकम ट्रैप पर प्रकाश डाला गया है। इसमें से इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह स्थिति तब आती है जब कोई देश एक निश्चित औसत आय प्राप्त कर लेता है, ठीक है, मिडिल इनकम ट्रैप की बात हो रही है। अगला है आय बढ़ाने के बावजूद विकास की दर धीमी हो जाती है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है 130 का क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि दिए गए दोनों ऑप्शन आपके सही है, ठीक है, मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में। यह स्थिति तब आती है जब कोई देश एक निश्चित औसत आय प्राप्त कर लेता है, आय बढ़ने के बावजूद इसमें विकास की दर क्या है, धीमी ही रहती है। अगला क्वेश्चन है 131। अक्टूबर 2024 में चर्चित बाला देवी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अक्टूबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली ये पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी, कौन, बाला देवी, ठीक है। फिर है इसमें यह उपलब्धि SAFF महिला चैंपियनशिप 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हासिल की, ठीक है, कौन, बाला देवी जी ने। तो यहाँ पे सत्य कथन चुनना है। ऑप्शन है ऑप्शन केवल एक, बी है ऑप्शन दो केवल दो, और ऑप्शन सी है जो एक तथा दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना तो दो। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, दोनों सही है। अगला है यहाँ पे 132। अक्टूबर 2024 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यूरोपा जो क्लिपर मिशन लॉन्च किया, इसका उद्देश्य है ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन को हमने अपने जो टेलीग्राम है पंकज IAS अकेडमी के पे वहां पे हमने क्विज के फॉर्म में ये क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज उसे ज्वाइन करें। वहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्विज मिलती है, करंट अफेयर अपडेट मिलती है, बहुत सारी चीजें आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का नासा के जो यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया, इसका उद्देश्य में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है बृहस्पति ने चंद्रमा यूरोपा का विस्तृत अध्ययन, ठीक है, और क्या है, शुक्र के चंद्रमा यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करना है, मंगल के चंद्रमा यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करना है, शनि के चंद्रमा यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्या है, बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करना है इस मिशन से, जो कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी मिशन है, जिसे नासा ने यूरोपा क्लियर मिशन लॉन्च किया है, जो कि आपके बृहस्पति और चंद्रमा का विस्तृत अध्ययन करेगा। अगला क्वेश्चन है 133। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है, किसे नियुक्त किया है ये हमें बताना है। पहला है ऑप्शन वो है वाइस एडमिरल आरती सरीन को, दूसरा ऑप्शन है वाइस एडमिरल विजय किशोर को, तीसरा ऑप्शन है वाइस एडमिरल शिवांगी सिंह को, चौथा है वाइस एडमिरल सुधा S मूर्ति को। 133 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाइस एडमिरल आरती जो सरीन है उन्हें ही सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है, किसको, आरती सरीन को। अगला यहाँ पे नीचे दो कथन दिए हैं, इसमें से एक को कथन दूसरे को कारण बताया गया है, ठीक है। अब कथन जो है वो कह रहा है 4 से 10 अक्टूबर 2024 के मध्य विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया। इसको हमने अपने पहले वीडियोस में हमने इसको इस तरीके से अभिकथन और कारण के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक बता रखी है, ठीक है। अगर आप उस तरीके से सॉल्व करते हैं तो बहुत जल्दी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगला है यहाँ पे कारण, पहले मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करना है। ऑप्शन 1 है एक आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, और आर सही है परंतु ए गलत है। तो यहाँ पे हमें राइट आंसर चूज करना है कि यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 135। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा 5 पुरातन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। इसमें मराठी, पाली, असमिया और बंगाली है। देश में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है, 9 है, ठीक है। 9 नहीं है, कितनी है, 11 है, ठीक है। अगर आप एक ट्रिक के थ्रू याद करेंगे तो मैं ऐसे TSK, ठीक है, फिर क्या TMO, फिर हो गया मैप और BP। ये जो 5 भाषाएं हैं ये अभी जो इंक्लूड की गई हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि मराठी, फिर असमिया, फिर प्राकृत, फिर बंगाली और फिर आपका पाली, ठीक है। तो इस तरीके से ये याद हो सकती है, आप इस ट्रिक के थ्रू भी याद कर लेना।
तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो थर्ड जो है वो जो कि गलत था, यहाँ पे 9 भाषाएं दी थी, टोटल 11 भाषाएं हैं, और यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है 136 अक्टूबर 2024 में दुबई में संपन्न आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 के फाइनल में किस देश को पराजित करके न्यूजीलैंड ने यह प्रतियोगिता जीत ली है? ठीक है, तो आईसीसी जो महिला T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता है 2024, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, किसने जीती है न्यूजीलैंड को पराजित करके? इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन है नंबर 3, यानी कि दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराकर जीत ली है। अगला यहाँ पे है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है, व्यक्ति है और उनकी नियुक्तियां हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट दिया हुआ है क्लाउडिया सीनबाम, जो कि प्रथम महिला पायलट तेजस स्क्वाड्रन है। दूसरा मोहिना सिंह, जो कि उनके सामने है पहली महिला राष्ट्रपति है मैक्सिको के। और सिगेरू इसिबा जो है वो क्या है, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की है। और विजया किशोर राहटकर जो है वो प्रधानमंत्री है जापान की, ठीक है। तो एक चीज आपको पता होगा कि विजया किशोर जो राहटकर है वो क्या है, महिला आयोग की अध्यक्ष है, ठीक है। जैसे हम डी का 3 की तरफ ले जाते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आपको कुछ पता हो नहीं पता हो, फिर भी आप इस आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पे जो क्लाउडिया है, ठीक है, वो क्या है, मैक्सिको की राष्ट्रपति बनी है, ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति है। इसको यहाँ पे क्लाउडिया लिखा, आप यहाँ पे कनौजिया लिख लीजिए, कनौजिया से याद कर लीजिए, वो थोड़ा कठिन नाम लगता है ना, कनौजिया और मैक्सिको, ठीक है, ये आपको याद करने में आसानी रहेगी। जैसे आप क्लाउडिया देखेंगे तो आपको कनौजिया याद हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से हमने भी याद कर रखा था, ठीक है। अगला यहाँ पे जो है मोहना सिंह, वो है प्रथम महिला पायलट, ठीक है, तेजस स्क्वाड्रन की। अगला है सिगेरू इसिबा, जो है वो क्या है, प्रधानमंत्री है जापान के, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 138 अक्टूबर 2024 में संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो संघाई असहयोग है, अक्टूबर 2024 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन इस्लामाबाद पाकिस्तान है, सेकंड है संघाई चीन, थर्ड है मॉस्को रूस, और फोर्थ है नई दिल्ली भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर 1, ये है संघाई सहयोग संगठन का जो शासनाध्यक्षों की परिषद का सम्मेलन हुआ है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ है। अगला क्वेश्चन है 139 अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? फर्स्ट ऑप्शन है वासी महाराष्ट्र में, सेकंड है नई दिल्ली में, थर्ड है हैदराबाद और फोर्थ है उदयपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, बंजारा विरासत संग्रहालय, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये वासी महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला है आपका 140 अक्टूबर 2024 में उर्मिला चौधरी को वैश्विक नक्सलवाद विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्मिला चौधरी को यह पुरस्कार दक्षिण भारत में जातिगत असमानता के खिलाफ संघर्ष एवं वंचित वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया। यहाँ पे आपको गलत कथन को चुनना है, कौन सा गलत है, ठीक है, यहाँ पे सही नहीं चुनना है, यहाँ पे गलत वाले को चुनना है, गलत कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो दक्षिण भारत है, ये नहीं दक्षिण भारत के लिए नहीं, क्या होता, नेपाल में जो जातिगत असमानताओं के खिलाफ संघर्ष एवं वंचित वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्रदान किया गया था। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 141 अक्टूबर 2024 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हांगकांग को प्राप्त हुआ। सेकंड, भारत का इस सूचकांक में 44वां जो स्थान प्राप्त हुआ, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संबंध में। तो सत्य कथन चुनना है, फर्स्ट ऑप्शन है केवल 1, सेकंड है केवल 2, थर्ड है 1 और 2 दोनों, और फोर्थ है ना तो 1 और ना तो 2। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि दी गई सारी इंफॉर्मेशन सही है, ठीक है। तो भारत को 84 स्थान ही प्राप्त हुआ है अक्टूबर 2024 में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। अगला क्वेश्चन है 142 सिम्बेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। भारत सिंगापुर के मध्य होने वाला एक वार्षिक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे है, इसका आयोजन पोखरण राजस्थान में किया गया। सत्य कथन को चुनना है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, और 1 और 2 दोनों, और ना तो 1 ना तो 2। तो यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन हैं वो सारे के सारे गलत हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा, क्योंकि ये वायुसेना नहीं है, ये नौसेना वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है, ठीक है। और ये पोखरण राजस्थान में नहीं हुआ है, ये विशाखापट्टनम में हुआ है।
ठीक है, ये विशाखापट्टनम में हुआ है। अगला क्वेश्चन है स्वावलंबन 2024 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इस हिसाब से अभी देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। दूसरा है हस्तशिल्प प्रदर्शनी है। तीसरा है कठोर कुटीर उद्योग प्रदर्शनी है। और फोर्थ है भारतीय नौसेना की समुद्री नवाचार का स्वदेशीकरण संगोष्ठी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या है कि आपको ये किससे स्वावलंबन जो 2024 है ये किससे रिलेटेड है ये चूज करना है। तो ये है आपका भारतीय नौसेना समुद्री नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी से। ठीक है, स्वावलंबन 2024 जो है भारतीय नौसेना के समुद्री नवाचार और स्वदेशीकरण संगोष्ठी से। अगला क्वेश्चन है 144। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण को पर्यावरण जहाज सूचकांक प्लेटफॉर्म पर प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में वैश्विक मान्यता मिली है? ठीक है, किस बंदरगाह प्राधिकरण को पर्यावरण जहाज सूचकांक, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है जो मुरगांव बंदरगाह प्राधिकरण है। सेकेंड है विशाखापट्टनम बंदरगाह प्राधिकरण। थर्ड है हल्दिया बंदरगाह प्राधिकरण। और फोर्थ है न्यावा शेवा बंदरगाह प्राधिकरण। न्यावा शेवा ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ठीक है, 144 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो मुरमुगांव बंदरगाह प्राधिकरण है यही आपका पर्यावरण जहाज सूचकांक प्लेटफॉर्म पर प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में वैश्विक मान्यता जो है इसे ही मिली है। अगला है 145। अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है ये हमें बताना है। पहला, यहाँ पे यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। सेकंड है इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ग्रामीण आबादी का 28% गरीब है जबकि शहरी आबादी का 6.6% गरीब है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है ये हमें चूज करना है। फर्स्ट है केवल एक सही है। सेकंड केवल 2 सही है। थर्ड एक और 2 दोनों सही है। फोर्थ जो है कोई भी सही नहीं है। तो 145 का यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा केवल 2, यानी कि ये जो इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ग्रामीण आबादी का 28.0% गरीब है जबकि शहरी आबादी का 6.6% गरीब है, ये सही है। बट जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ये जारी करता है आपका ये UNDF यानी कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास के ज्वाइंट सहयोग से ये जारी किया जाता है। ठीक है, तो आपका UNDP हो गया और ये ऑक्सफोर्ड हो गया। ऑक्सफोर्ड इन दोनों के द्वारा मिलकर किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 2 सही है, फर्स्ट वाला गलत था। अगला हमारा क्वेश्चन है 146। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किन्हें 55 दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है नाना पाटेकर। ऑप्शन नंबर बी है वहीदा रहमान। ऑप्शन नंबर सी है मिथुन चक्रवर्ती और ऑप्शन डी है धर्मेंद्र। यहाँ पे 2022 है, ये भी देख लें, और 54 नंबर का है। तो ये मिला है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होता है ये क्या होता है? ये बहुत ही सर्वोच्च सम्मान होता है आपकी फिल्म इंडस्ट्री का। ठीक है, अगला 147 निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 11वां एशिया क्लीन एनर्जी समिट सिंगापुर में हुई। सेकंड है 17वां शहरी जो मोबिलिटी भारत सम्मेलन एवं एक्सपो 2024 है, ये गांधीनगर में हुआ। और थर्ड जो है द्वितीय चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 नई दिल्ली में हुई। और उपयुक्त में से सभी, इसका राइट आंसर हमें चूज करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी के सभी सही है। ये आपको क्वेश्चन आता होगा क्योंकि ये हमने अपने क्विज में करा रखा था। अगला क्वेश्चन है 148, ये भी हमारे क्विज का क्वेश्चन है। अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का इस सूचकांक में 105वां स्थान रहा। ठीक है, किसमें? भुखमरी की बात हो रही है। सेकंड इसमें बेलारूस इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा। सत्य कथन चूज करें, इसमें चुनना है हमको। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सही। सेकंड है केवल 2 सही। थर्ड है 1 और दोनों। और डी ना तो 1 ना तो दोनों। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि दोनों के दोनों सही है। अगला यहाँ पे है अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस एक को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो रसायन है, ये याद रखना। ठीक है, जो डेविड बेकर है फर्स्ट ऑप्शन में, और सेकंड में है जॉन एम जम्पर, और सी जो है वो है डेमिस हाउसबिस, और जो डी है वो है जेफरी हंटन। ठीक है,
तो ये जो जेफरी हंटन है ये क्या है, फिजिक्स के थे। नहीं रसायन विज्ञान, इसके ये सारे के सारे आपके नोबेल पुरस्कार विजेता ही है, ठीक है। बट जो रसायन विज्ञान के हैं वो है डेविड बेकर। कौन है? डेविड बेकर है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 150। अक्टूबर 2024 में किस राज्य सरकार ने लेखक गांव एक सांस्कृतिक पहल शुरू की है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, सेकंड है असम, थर्ड है हिमाचल प्रदेश और फोर्थ है उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें क्या हुआ, सांस्कृतिक को उत्तराखंड की जो लोकल सांस्कृतिक चीजें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ही ये चीजें की गई हैं। तो आज हमने अपना जो टेस्ट नंबर 2 था IAS का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आपको लिंक मिल जाएगा, एकदम फ्री है, सारी चीजें फ्री में मिलती है, आप उसे जरूर से ज्वाइन करें। ओके, बाय बाय।